मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं तरुण कुमार आप सभी लोगों का निम्बस लर्निंग के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए भाई, आइए शुरुआत करें। विजय जी गुड मॉर्निंग, लव कुश जी गुड मॉर्निंग, 9491 गुड मॉर्निंग जी, हेमलता जी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करें भाई। कल हमारा चल रहा था पेजेंट मूवमेंट और महावीर जी नमस्ते, और मीना आंदोलन हमारा चल रहा था। मीना आंदोलन में जहां तक मेरे को याद है हम लोग पहुंचे थे कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का वार्षिक अधिवेशन हुआ दिसंबर 1945 में, और उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो राजवीर जी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो वहां तक मेरे ख्याल में हो गया था। उसका मैंने हिंदी में लिखवाया था, शायद इंग्लिश में नहीं लिखवाया था, ऐसा कुछ था क्या भाई? गुड मॉर्निंग जी सुंदर जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो अब इसमें लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिए इसको। इन दिसंबर 1945, इन दिसंबर 1945 the annual session of अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, the annual session of the annual session of अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। आशीष जी गुड मॉर्निंग, भूपेश जी गुड मॉर्निंग। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद, द एनुअल सेशन ऑफ अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद took place in Udaipur, took place and took place in Udaipur. President of this session Jawaharlal Nehru, President of this session Jawaharlal Nehru. Criticized the atrocities, criticized the atrocities on Minas, atrocities on Minas. आई थिंक उसके आगे का पॉइंट मैंने आपको समझा दिया था कि 1947 का 46 में इसका इम्पैक्ट इतना पड़ा जवाहरलाल नेहरू के कहने से कि जो दादरसी एक्ट था उसको खत्म कर दिया गया, और पिछले 10 साल का जिसका साफ सुथरा रिकॉर्ड था उनको जेल से सॉरी उनको जो है दैनिक हाजिरी से मुक्त किया गया, और जो उनके रजिस्टर में नाम लिखा गया था उसको भी काट दिया गया। ठीक है, लिखिएगा। 1946 में दादरसी कानून समाप्त कर दिया गया। 1946 में दादरसी कानून समाप्त कर दिया गया तथा पिछले 10 वर्षों के साफ सुथरे रिकॉर्ड वाले, साफ सुथरे, अच्छा ये हो गया क्या? ओके, अच्छा ये हो गया था। इंग्लिश में भी हो गया था क्या भाई? ये वाला इंग्लिश में भी हो गया था क्या? अच्छा इंग्लिश में नहीं हुआ था। ओके ठीक है चलिए। अच्छा ये हुआ था हिंदी में, मैं थोड़ा एक पॉइंट पहले पहुंच गया। चलिए कोई बात नहीं।
तो लिख लीजिएगा, इन 1946 दादरसी एक्ट was abolished. In 1946 Dadarsi Act was abolished. And the people who had no criminal records, and the people who had no criminal records for the last 10 years, were freed from the daily attendance in police station, were freed from daily attendance in police station, and their names were also removed from the register. Meenas found this insufficient and continued their movement. चलिए भाई, अब जरा आगे चलें। तो आगे हम देखते हैं 28 अक्टूबर 1946 आंदोलन चल रहा है, और इस तारीख को 28 अक्टूबर 1946 को लगभग 16,000 चौकीदार मीनाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। यानी कि उन्होंने कहा अब हम चौकीदारी नहीं करेंगे, और इस दिन को 28 अक्टूबर 1946 को इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। लिबरेशन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया 28 अक्टूबर 1946 की। आज हम मुक्त हो गए हैं राज्य सरकार की, जो हम एक तरह से चाकरी कर रहे थे, उससे मुक्त हो गए हैं। अब ये आंदोलन आगे चलता चला गया, और 1952 में अब तक जनरल इलेक्शंस हो चुके थे देश में, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। और प्रधानमंत्री नेहरू पहले ही जानते थे कि भाई मीणाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और उन्हें मालूम था कि क्या किस तरह का चल रहा है। उस पर वो उसकी निंदा भी कर चुके थे, उसको क्रिटिसाइज भी कर चुके थे। तो इसलिए जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं और इधर ये आंदोलन चल ही रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत ही मीणाओं को उनके मूलभूत अधिकार, जो भी उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे, उनको जो है उनको दिया, और इस तरीके से आंदोलन 1952 में जाकर खत्म हो गया। ठीक है, 26,000। मोहित जी कहाँ पढ़ के आए हैं 26,000 भाई? बुक्स में तो 16,000 ही है। सोर्स बताइए जरा,
बशर्ते कि वो गाइड ना हो। तो लिखिएगा 28 अक्टूबर 1946 को लगभग 16,000 चौकीदार मीनाओं ने अपने पदों से इस्तीफा देकर इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 28 अक्टूबर 1946 को लगभग 16,000 चौकीदार मीनाओं ने अपने पदों से इस्तीफा देकर इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। On 28 October 1946, about 16,000 चौकीदार मीनाज resigned from their post. About 16,000 चौकीदार मीनाज resigned from their post and celebrated this day as Liberation Day. 28 अक्टूबर 1946 को लगभग 16,000 चौकीदार मीनाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दिया तथा इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। On 28 October 1946, about 16,000 चौकीदार मीनाज resigned from their post and celebrated this day as Liberation Day. 1952 में अंततः 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद मीनाओं को उनके मूलभूत अधिकार प्रदान किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मीनाओं को उनके मूलभूत अधिकार प्रदान किए तथा यह आंदोलन समाप्त हो गया। Lastly, in 1952, Jawaharlal Nehru became the Prime Minister. He provided all the fundamental rights. He provided all the fundamental rights to Minas and the movement was finished. तो इस तरीके से ये हमारा मीना आंदोलन खत्म होता है और इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा ये टॉपिक ट्राइबल मूवमेंट। चलिए भाई, अब हम एक और मूवमेंट लेते हैं एंड दैट इज प्रजामंडल मूवमेंट। देखिए, प्रजामंडल मूवमेंट में क्वेश्चंस क्या बनते हैं, अलग अलग प्रिंसली स्टेट में अलग अलग प्रजामंडल बने और उन प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कौन उनका प्रथम अध्यक्ष बना और उनमें अगर कोई स्पेशलिटी है तो वो क्या है। स्पेशलिटी का मतलब है ऐसी कोई स्पेशल कोई घटना घटी हो, जैसे
कौन सा प्रजामंडल था जो राजस्थान से बाहर गठित हुआ था, जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी फाउंडेशन थी वो बाहर पड़ी थी, बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता में हुआ था। तो ऐसी कोई स्पेशलिटी है तो वो आपसे पूछेगा। सिंपली यही क्वेश्चन बनता है भाई इसमें, ठीक है। प्रजामंडल फला फला प्रजामंडल है, जैसे आपका मेवाड़ प्रजामंडल है, कब स्थापना हुई, सन आपसे पूछेगा, कौन उसके प्रथम अध्यक्ष बने, ठीक है, और कोई स्पेशलिटी है तो वो आपसे, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें सिंपली, ठीक। तो ये आपको फैक्चुअल टॉपिक के रूप में आपको मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी जिसमें एक तरफ होंगे प्रजामंडल, फिर उनका ईयर कौन सा है, फिर इसके बाद में उनके अध्यक्ष कौन बने, और कोई स्पेशलिटी है तो वो, ये आपको रिटन फॉर्म में मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, ठीक। लेकिन ये प्रजामंडल आंदोलन था क्या, प्रजामंडल क्यों कहा गया इसको, और एक मूवमेंट के रूप में इसने कैसे ये आगे चला, इसको हम समझेंगे। ये हमारा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो अब हमारा प्रजामंडल मूवमेंट। तो अब बात ये आती है कि प्रजामंडल क्या था। देखिए, नाम से पता चल रहा है प्रजामंडल, यानी कि जनता की भागीदारी हो रही है, ठीक है। प्रजा का कोई ऑर्गेनाइजेशन, नाम से पता चल रहा है कि जो आम जनता है उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन है ये। तो देखिए, बात है 1938 की। कांग्रेस का जो एनुअल सेशन हुआ करता था, देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी, अखिल भारतीय कांग्रेस, जिसको आज हम कांग्रेस पार्टी कह देते हैं, इसका हर साल कहीं ना कहीं देश में सेशन हुआ करता था, अधिवेशन हुआ करता था, जैसे आज भी होता है। तो उस समय क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो ये लोग पूरे वर्ष का आकलन करते थे, एक एनालिसिस करते थे कि भाई हमने क्या क्या हमने गोल्स डिसाइड किए थे और कितना हमने गोल अचीव किए, आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरीके से हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो आगे चलेगा। इस तरह से हर साल कहीं ना कहीं इनका अधिवेशन होता था। तो 1938 में भी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, एनुअल सेशन जो था वो हुआ, कहां पर हुआ, हरिपुरा। ये कहां पड़ता है, गुजरात। और जब ये सेशन होता था तो कोई ना कोई इनका अध्यक्ष भी बनता था। तो इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बनते हैं अध्यक्ष। अब जो अध्यक्ष होता है वो अपना अध्यक्षीय भाषण देता है। अध्यक्षीय भाषण में बहुत सारी बातें होती हैं, और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भाई अब कांग्रेस का उद्देश्य होगा कि वो रियासतों में भी अपना आंदोलन चलाएगी। 1938 तक कांग्रेस जो प्रिंसली स्टेट थे उनमें नहीं गई थी। तो अब डिसाइड हुआ कि भाई अब हम रियासतों में भी जाएंगे और वहां पर अपना मूवमेंट जो हमने पूरे देश में चला रखा है वहां पर भी चलाएंगे, क्योंकि वहां पर भी अंग्रेजों ने जनता की नाक में दम किया हुआ है। लेकिन ये जो मूवमेंट होगा वहां पर हम डायरेक्टली नहीं चलाएंगे, इनडायरेक्टली चलाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस के जो लीडर्स हैं रियासत में घुस गए जाकर और हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ऐसे नहीं। कि वहां के जो लीडर्स हैं, रियासतों के जो लीडर्स हैं, वो क्या करेंगे, अपने यहां पर जनता की भागीदारी से प्रजामंडलों का गठन करेंगे। यानी अपने यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे उनका नाम होगा प्रजामंडल, यानी प्रजा का
आम जनता का ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या करेंगे, अपने यहां पर प्रजामंडल और प्रजा परिषदों का गठन करेंगे और कांग्रेस उनकी हेल्प करेगी, उनको गाइड करेगी और जरूरी हुआ तो अपने लीडर्स को भी वहां भेजेगी ताकि उनका वो लीडरशिप कर सके। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली, कि जैसे बाकी जगह जो है कांग्रेस खुद जो है जो लीडर्स हैं वो खुद आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन रियासतों में ऐसा नहीं होगा। रियासतों में जो यहाँ के जनता है, यहाँ के जो लीडर्स हैं, उनको क्या करना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को संगठित करना पड़ेगा, ठीक, और उनका नाम रखा जाएगा प्रजामंडल या प्रजा परिषद। और वो जो प्रजामंडल हैं उनको हम हेल्प करेंगे, वो जब आगे बढ़ेंगे तो उनको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी है, किस तरीके से उनको आंदोलन करना है, ये गाइडेंस जो है वो कांग्रेस, यानी कांग्रेस का फुल सपोर्ट होगा। जब भी उनको जरूरत पड़ेगी वो हमें बुलाएं, हम उनको गाइड करेंगे। तो इस तरीके से कांग्रेस इनडायरेक्टली वहां पर अपना मूवमेंट चलाएगी। ये डिसाइड किया गया हरिपुरा सेशन में इन 1938। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही कांग्रेस, अब आप समझ सकते हैं कि 1938 में कांग्रेस की क्या पोजीशन रही होगी। टॉप मोस्ट पार्टी थी उस समय, ठीक है ना, और इनके अगेंस्ट थे मुस्लिम लीग, लेकिन मुस्लिम लीग में जितने मेंबर्स थे उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस की पोजीशन जो थी उस समय बहुत मजबूत थी। तो ऐसी मजबूत पोजीशन वाली पार्टी का अगर किसी को सहयोग मिले तो डेफिनेटली मोरल तो बूस्टअप होना ही है। तो फिर ये हुआ, नहीं भाई कैसे हो सकते हैं, रियासतों के जो रूलर्स हैं वो कांग्रेस के सपोर्ट में कैसे होंगे, रियासतों के रूलर्स तो अंग्रेजों के फेवर में थे ना, तो वो प्रजामंडल वो कैसे गठित करेंगे। वहां के लीडर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, वहां पर जो जनता का को लीड कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ और रियासतों के शासकों के खिलाफ बहुत सारे लीडर्स हुए हमारे, जैसे ये अपने सागरमल गोपा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, अर्जुन लाल सेठी, बहुत सारे थे, जोरावर सिंह बाहरट, केसरी सिंह बारट, ये सब, माणिक्यलाल वर्मा। अब आप देखिए कि जितने भी ये राजस्थान सेवा संघ जो बना था, तो राजस्थान सेवा संघ जो बना था उसमें किसान आंदोलन का नेतृत्व तो उसने किया ही, साथ ही साथ जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसका भी नेतृत्व किया। तो उसमें जैसे हरिभाई किंकर थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, आपके जमनालाल बजाज भी थे, ठीक है, इसके अलावा आपके पथिक जी हैं। तो ये सब जो है जो लीडर्स हैं, यहाँ पर किसान आंदोलन जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था। जैसे माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ में 1941 में तो हो गया हिसाब किताब, जो भी होना था खत्म हो गया बिजोली आंदोलन, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा उसके बाद में मेवाड़ की आजादी के लिए भी कूदे, अंग्रेजों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ। तो यहाँ पर जो माणिक्यलाल वर्मा थे उन्हीं के प्रयासों से जो है आपका मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था, ठीक है ना। तो ये इन लीडर्स की बात कर रहे हैं। लीडर्स का मतलब जो शासक हैं, रूलर्स हैं, वो नहीं। रूलर्स तो मैक्सिमम आपने देखा था वो राजा अंग्रेजों के साथ में थे। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये डिसाइड हुआ और जैसे ही कांग्रेस का एक सपोर्ट उनको मिला तो उनका जो मोराल था वो बूस्टअप हो गया और उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया प्रजामंडल में, और इस तरीके से इसने एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, मूवमेंट का रूप ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि 1938 से पहले प्रजामंडल गठित नहीं हुए थे, हुए थे, बिल्कुल हुए थे। जैसे फर्स्ट प्रजामंडल अगर हम देखें तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ, इसके बाद बूंदी प्रजामंडल गठित हुआ, लेकिन ये गठित होने के बाद कुछ ही समय बाद में क्या हुआ, फेल हो गए। भाई प्रजामंडल चलेंगे कैसे, जनता के सहयोग से, और जनता को अगर उसमें भाग लेने में रुचि नहीं होगी तो डेफिनेटली वो फुस हो ही जाएगा। तो हुआ क्या था कि 1931 में जैसे जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ तो लोगों ने देखा कि भाई हाँ, हमारे लीडर्स जो हैं क्या कर रहे हैं कि एक मूवमेंट चला रहे हैं, तो चलो भाई, उनके अंदर एकदम जोश आया और बोले चलो हम भी जो है ना मूवमेंट में भाग लेते हैं। लेकिन जब अंग्रेजों ने, रियासतों के शासकों ने अत्याचार किया
तो उनकी कमर टूट गई। उन्होंने कहा भाई हमारे बस की बात नहीं है कि हम इनसे पार पा सकें, ये इतने शक्तिशाली, इतने मजबूत हैं कि ये हम सबको मार डालेंगे, हमारा अस्तित्व खत्म कर देंगे, इसलिए हम इनसे पार नहीं पा सकते, जैसे ये कहेंगे हमें वैसे ही रहना होगा। तो अब जैसे ही इनका मोरल डाउन हुआ तो प्रजामंडल भी डाउन चला गया। लेकिन जब 1938 में इन्होंने देखा कि हमारे साथ में कांग्रेस है, तो फिर इन्होंने कहा कि अब तो हम पक्का जीत जाएंगे, और इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। न सिर्फ जयपुर में बल्कि लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडल गठित हुए, और वहां की जनता ने यहाँ के शासकों और अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बहुत सी जानें भी गईं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस साथ में थी तो इनको एक विश्वास बना रहा था कि हाँ भाई अब हम जीत जाएंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप लोग मैक्सिमम लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो कभी आप छुट्टियां वगैरह हो जाती हैं, या हो सकता है इस समय आप अपने गांव में हो, पहले जयपुर में होंगे फिर गांव चले गए, जैसे ऑफलाइन क्लासेस वाले जयपुर में थे, मे बी लॉकडाउन के बाद में गांव चले गए हो। तो देखिए गांव में क्या होता है कि हर घर से एक देशी कुत्ता जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। भाई जब पपीज का बर्थ होता है, उनका जन्म होता है, तो गांव वाले क्या करते हैं कि दया के चलते उनको रोटी टुकड़ा, दूध वगैरह, छाछ वगैरह पिलाते रहते हैं। तो हर घर से क्या होता है, एक जो पपी है ना वो जुड़ जाता है, और आगे चल के वो उनका वफादार कुत्ता बन जाता है। ठीक है, वो साथ साथ चलता है, आप खेतों पे जाओगे साथ में चले जाएगा, आपकी रखवाली करेगा वगैरह। इस तरह से उनको पालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पल जाते हैं ऐसे। तो अब क्या होता है कि जब आप पहुंचे अपने घर गांव में, तो वो जो कुत्ता है आपका जो आपके घर पर रहता है हमेशा, वो आपको देखकर बड़ा खुश हुआ कि वाह बड़े दिनों बाद आया है। और आप डेफिनेटली कभी कभी जाते हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हो, तो वो बड़ा खुश रहता है। तो वो बड़ा खुश हुआ कि आप पहुंच गए उसके पास। अब पहुंचे तो गांव वालों ने कहा कि चल भाई अच्छा हुआ लॉकडाउन हो गया, गांव में जरूरत भी थी खेतों पे काम करने की, तो चल अब जरा राउंड लगा के आ, देख जरा क्या हो रहा है, किस तरह से, थोड़ा हाथ बटा। अब आपने कहा यार मेरा तो एग्जाम है आगे, ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी, ये मुझे काम पे लगा है। तो आप क्या करते हैं फिर, भिनकते हुए बुरी तरह से, और पहुंचते हैं भन भनाते हुए खेतों पर। अब वहां जो है पेड़ के नीचे खाट पड़ी हुई है। आपने कहा वाह इससे बढ़िया आनंद और कुछ नहीं मिलता, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चलो यार तान के सोते हैं। ठीक, अब आप सो गए तो वो कुत्ता भी आपकी खाट के नीचे बैठा हुआ है। अब और भी लोग बाग हैं जो अपने खेतों पे काम करने के लिए आए, उनके कुत्ते भी उनके साथ में आए हुए। तो होता क्या है कि वो सारे के सारे जितने भी कुत्ते हैं वो सब संगोष्ठी करते हैं अपनी, है ना। आपका जो कुत्ता है वो आपको छोड़ नहीं रहा, क्योंकि आप बहुत दिनों बाद आओ तो वो आपके साथ में चिपका हुआ है। बाकी के जो कुत्ते हैं वो सब बैठे हुए हैं, और सारे के सारे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारे वाली स्थिति कर रहे हैं। हिमेश रेशमिया की तरह हु करे जा रहे हैं, भौंक रहे हैं। अब आपने देखा है यार इतनी मीठी नींद आ रही है पेड़ के नीचे, ठंडी ठंडी हवा के नीचे, ये कहाँ है, कौन है कुत्ते ये जो है परेशान करते हैं। अच्छा आपका जो कुत्ता है वो भी जाकर के बीच में भौं 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 करके उनको जवाब दे देता, फिर वापस आके बैठ जाता है। तो अब आपने देखा कि यार इनको भगा दो, ये तो पड़ोस में बैठे हुए संगोष्ठी कर रहे हैं। तो आप उठते हैं और उठ करके देखते हैं कहाँ है ये। तो आपका जो कुत्ता है वो भी बाहर निकलता है, वो भी देखता है हाँ भाई कौन है, कहाँ है, कैसे मेरे मालिक को परेशान कर रहे हो। अब जैसे ही आप उस तरफ चलते हैं उसको पता चल जाता है उनको भगाने के लिए, तो वो भी आपके साथ साथ आपसे आगे तेजी से जो है पहुंचता है। और आपने देखा कि हाँ यहाँ पर जो है ये सब अपना एक पार्टी चल रही है, इनकी म्यूजिक पार्टी। तो आप उनको जो हुड़ हुड़ करके ऐसे करके और भगाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं भागते। तो अच्छा वो कुत्ता भी आपके साथ साथ जा रहा है आपका, और भौं 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 उसकी तरफ कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही आप क्या करते हैं, मारते नहीं है, या मारना भी हो तो ऐसे कोई टुकड़ा पीस उसका ईंट का या ढेला मिट्टी का उठा लेते हैं और फेंक कर मारते हैं, ऐसे ही इशारा कर देते हैं, मतलब इस तरह से फेंक कर उनको डराते हैं, तो वो सब भाग जाता है। तो ये जो कुत्ता जैसे ही आपने एकदम से वो मिट्टी का ढेला उठाया उनको मारने के लिए, तो इसने कहा कि वाह यार ये मार रहा है, चल मैं पहले जाकर, तो भाग करके जो है तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है। ठीक है ना, और जब वो दौड़ते हैं भागते हैं कि भाई आदमी आ गया मारने के लिए, तो वो सोचता है कि मेरे डर की वजह से भागे जा रहे हैं।
ठीक है ना। तो भागता है बुरी तरह से भौंक करके, रोको तुम्हारे ऐसे कैसे, बताओ मैं बताता हूं तुम कैसे परेशान कर रहे थे मेरे मालिक को, है ना। तो और भागता है, लेकिन मुड़ के एक बार पीछे जरूर देख लेता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि क्या पता मेरे को पीछे ना आ रहा हो और छोड़ दे मेरे को यूं और मैं भिड़ जाऊं जाकर, वो पकड़ के कूटे मुझे बुरी तरह से। तो इस तरीके से वो कुत्ता उनसे डर रहा है, लेकिन अपने मालिक का क्योंकि उसको सपोर्ट है इसलिए भागकर उनसे भिड़ने को तैयार है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर कुत्ते उसको कुछ परेशान करेंगे, उसको कोई हानि पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो मेरा मालिक साथ में खड़ा हुआ है, ये जरूर मुझे मुक्त करवा देगा उनसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ है, हाँ जो भी है भाई लठ मारते हैं या जो कुछ भी आप करते हैं, लेकिन वो कुत्ता आप देखो उस समय शेर बन जाता है जब आप उसके साथ में चलते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ की जनता की रही कि जब कांग्रेस का सपोर्ट मिला तो अब उनको ये विश्वास था कि भाई हमारे जो जन नेता हैं इनको तो जो है मार कूट देंगे, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट है, हमारी आवाज नेशनल आवाज बनकर अंग्रेजों को यहां से भगाएगी, तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और प्रजामंडल एक आंदोलन के रूप में हमें दिखाई देता है, एक मूवमेंट के रूप में दिखाई देता है। आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि प्रजामंडल क्या था और इसने एक मूवमेंट के रूप में कैसे ये हमारे को दिखाई देता है। अब बात ये आती है कि इसका उद्देश्य क्या था, प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, क्या चाहते थे यहां की जनता अपने शासकों से। तो आप कहेंगे साहब मुक्ति, नहीं, मुक्ति नहीं चाहते थे भाई। देखिए इन्होंने कभी नहीं कहा अपने शासकों से कि आप जाइए, अब आपका जो राजतंत्र है वो हो गया, अब लोकतंत्र यहां पर स्थापित होगा। इन्होंने कभी भी डेमोक्रेसी की बात नहीं की और कांग्रेस ने भी उनको ये नहीं कहा कि आप अपने शासकों को भगा दीजिए। कांग्रेस ने उनसे कहा कि देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होनी चाहिए। अब ये उत्तरदायी सरकार क्या होती है? उत्तरदायी सरकार वो होती है कि अगर गवर्नमेंट कोई काम करती है तो जनता को अगर प्रॉब्लम है तो जनता सवाल पूछेगी, गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा कि भाई देखो हमने इस कारण से ये योजना आपके लिए चलाई है। अब क्या राजतंत्र में पॉसिबल था इस तरीके का? राजतंत्र में राजा ही सर्वे सर्वा होता है, राजतंत्र में राजा ही सर्वे सर्वा होता है, वो ही नियम कानून बनाता है, वो ही लागू करवाता है और वो ही जब कोई लागू नहीं करता तो वो ही दंड भी देता है। यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये सारी की सारी शक्तियां होती हैं राजा में, ठीक है। हमारे यहां पर लोकतंत्र में क्या है कि ये तीनों अलग अलग हैं, कि जो रूल बनाते हैं वो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, राजनेता, वो नियम बनाते हैं। उनको इंप्लीमेंट करवाता कौन है? उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आरएस ऑफिसर जो है, ये इंप्लीमेंट करवाते हैं। और अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता तो कोर्ट जो उनको पनिशमेंट भी देती। तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन उस समय राजा में ही सब कुछ निहित था। तो अब राजा ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर। अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसको सवाल के लिए कहा जाएगा सीधा जाइए ऊपर, यमराज आपको जवाब देंगे उसका। यानी कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहां पर यह कहा गया कि राजतंत्र चलने दीजिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं चाहते डेमोक्रेसी कि हम अपना शासन खुद करेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि राजा लोग अब रिस्पॉन्सिबल हों उनके कार्यों के प्रति। जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वो काम जो कर रहे हैं वो क्लियर हो कि वो क्यों कर रहे हैं। अगर कोई उनसे पूछता है तो उनको जवाब देना होगा। ये पॉसिबल नहीं था राजतंत्र में, इसीलिए यहां पर आंदोलन का रूप लिया। इसके विरोध में लोगों ने कहा कि भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा, अब तक बहुत हो गया। ठीक है, आप राजा थे, बरसों से शासन करते चले आ रहे हैं,
वंशानुगत तरीके से, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको जवाब देना होगा, और ये राजतंत्र में पॉसिबल ही नहीं था। तो पहला इनका जो उद्देश्य था, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ये, ऐसा नहीं कि सीधा जाए धावा बोलो और बोले सब भाग जाओ यहां से, पॉसिबल भी नहीं था। तो इन्होंने कहा स्टेप बाय स्टेप चलें, और पहले रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो हमारी उत्तरदायी सरकार, उसकी स्थापना होनी चाहिए। तो यही इनका मेन उद्देश्य था। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिएगा, हम ये नहीं कह सकते भाई मनीष जी की मूल अधिकार दिए जाएं। मूल अधिकार देने की बात तो जो है लोकतंत्र की हो जाती है। हाँ, काफी हद तक मूल अधिकार का मतलब ये नहीं है कि भाई आप जो मनमानी अपनी करें। राजतंत्र है तो राजा के रिस्ट्रिक्शंस में आपको रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप राजा के कामों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पहले राजा ने कहा कि भाई ये नियम लागू होगा, ऐसे सबको करना पड़ेगा, बस कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस आपको करना है तो करना है, ठीक है। तो मूल अधिकार पूरी तरीके से जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। उत्तरदायी, आज जो अगर हम बात करें तो आज हमारी उत्तरदायी सरकार है और लोकतंत्र भी है, दोनों चीजें हैं। लोकतंत्र है तो उत्तरदायी सरकार होगी ही होगी, ये कंफर्म है भाई। आज अगर हम बात करें कि भाई आज गवर्नमेंट कोई नियम लागू करती है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो कि अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों? तो किसके बिहाफ पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं? हमारे ही तो बिहाफ पर क्वेश्चन कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इसलिए जहां पर डेमोक्रेसी वहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ही है, कंफर्म है। लेकिन जहां पर राजतंत्र है जरूरी नहीं है। जरूरी क्या नहीं है, ये तो यहां पर इन्होंने शुरू की इस बात ये लेकर के। अदरवाइज पहले अगर जहां पर भी राजतंत्र था वहां पर कोई उत्तरदायी सरकार नहीं होती थी, ठीक है। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब लिखेगा प्रजामंडल मूवमेंट, और इसमें लिखेगा 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में गुजरात अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन में नहीं भाई, गुजरात हरिपुरा अधिवेशन गुजरात 1938 में हरिपुरा गुजरात, हाँ ठीक है, में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। In 1938, the annual session of Congress, the annual session of Congress held at Haripura, Gujarat, held at Haripura, Gujarat. इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने रियासतों में भी कांग्रेस द्वारा आंदोलन चलाने की घोषणा की। कांग्रेस द्वारा आंदोलन चलाने की घोषणा की। कांग्रेस द्वारा आंदोलन चलाने की घोषणा की। प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस announced President Subhash Chandra Bose announced to run movement by Congress, to run movement by Congress in princely states also, to run movement by Congress in princely states also. किंतु ये आंदोलन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से
चलाने का निश्चय किया गया, किंतु ये आंदोलन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से चलाने का निश्चय किया गया, चलाने का निश्चय किया गया। But these movements would be uh, would be run indirectly, अर्थात यहाँ के स्थानीय नेता अपने यहाँ पर प्रजामंडलों का गठन करेंगे तथा कांग्रेस उनका सहयोग और मार्गदर्शन करेगी। कांग्रेस उनका सहयोग और मार्गदर्शन करेगी। उसको कंटिन्यू कीजिए इंग्लिश में। दैट इज द लोकल लीडर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस और स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, that is local leaders of states will organize Prajamandals in their state and the Congress will support and guide them. Will support and guide them. इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना था। The major objective of this movement was to establish responsible or answerable government, in their state.
स्टेट। ये था भाई आपका प्रजामंडल मूवमेंट, और उसमें क्या उनका ऑब्जेक्टिव था, क्या उनका उद्देश्य था। ये हुई प्रजामंडल वाली बात, यानी बेसिक चीज जो है कि प्रजामंडल था क्या और इसका क्या उद्देश्य था, क्यों प्रजामंडल गठित हुए, क्यों इसने एक मूवमेंट के रूप में रूप ग्रहण किया, ये हम देख रहे हैं इसमें। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो बनेंगे वो इस तरह से हैं कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कौन उनका प्रथम अध्यक्ष बना, और कोई स्पेशल बात है तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये जो है आपको रिटन फॉर्म में मिलेगा प्रजामंडल मूवमेंट का, ठीक है। चलिएगा, जब हमारा कल्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ था तो मैंने आपसे शायद ये कहा था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स के पास में पहुंच चुके हैं वो क्वेश्चंस। ऐसे ही हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आंसर सहित मैंने तैयार किए हुए हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री का कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो नंबर मैंने दिया हुआ वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप वो क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो उसकी पीडीएफ जरूर मैंने बना रखी है उन क्वेश्चन आंसर्स की। तो ओके, ठीक है। तो मैंने, हो सकता है मैं ध्यान से मेरे निकल गई हो, भी मेरे ध्यान ना रहा हो कि आपको वो क्वेश्चंस के कहने के लिए कल्चर वाले। तो कल्चर का क्योंकि पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है तो आप चाहें तो वो क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, बाकी जो भी फैक्चुअल टॉपिक है मैं गर्ग सर से बात कर चुका हूं, पंकज जी से। तो मैंने कहा सर उनको आपको पीडीएफ जब प्रोवाइड करवा दीजिए उनको, तो उन्होंने कहा ठीक है सर मैं देखता हूँ, जरूर करवा देंगे। अच्छा, आपको किसी को नहीं मिले कोई बात नहीं, तो आप जो मेरा नंबर है ना उस पर एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लेकिन पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप हैं कौन, ठीक है, कौन से कोर्स के लिए हैं, क्योंकि और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो उन क्वेश्चंस को लेते रहते हैं। तो पहले आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे देना और फिर कह दीजिए कि सर वो पीडीएफ जो हमें सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप अब वही है, ग्रुप में फिर बैचेस बहुत सारे हैं, तो अब वो ग्रुप कैसे बनेगा कैसे नहीं, अब कैसे पता चलेगा कि आप मॉर्निंग बैच के ही हैं या जो भी है। तो खैर कोई बात नहीं, वो इंडिविजुअली जो है ना मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे ले लीजिएगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नंबर यही है भाई जो कि सुंदर जी ने डाला हुआ है, 9983128575, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है और कॉलिंग नंबर भी यही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण। चलिए भाई, किस पीडीएफ की बात कर रहे हैं भाई? अच्छा, इस पीडीएफ को लिखने के लिए
प्रजामंडल वाली आप अब वो चार्ट है 2 पेजेस में बना हुआ है, वो जो चार्ट है ऐसे ही आप चाहें तो अगर आप लिखना चाहते हो तो 2 पेजेस का है, वो 2 पेजेस आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, 2 पेज छोड़ दीजिएगा। मनीष जी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, प्रजामंडल खत्म। भाई मैंने आपको सारी बात बताई ना, जो बेसिक चीज थी समझने वाली वो मैंने आपको समझा दी कि भाई प्रजामंडल क्या था, एक मूवमेंट के रूप में इसने कैसे ये आगे आया और क्या इसका उद्देश्य था, ये सारा कुछ मैं बता दिया। अब जो फैक्चुअल मामला है वो तो सामने आपको फैक्चुअल के रूप में आएगा ना, मैंने बताया किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसा भी आप चाहें वैसा कर लीजिएगा, ठीक है। भाई मनीष जी आपका कोई अब डाउट है तो बताइए। चलिए, वो पीडीएफ मेरे पास है, प्रजामंडल वाला वो पीडीएफ मेरे पास है, बाकी का मैंने आपसे कहा था वो पीडीएफ मेरे पास में नहीं है, तो इसलिए जो है वो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। लेकिन हाँ, यहाँ टाइप करके जो कल्चर वाले जो फैक्चुअल टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर पीडीएफ बनाई हुई है। और मैंने कहा था वो ओरिजिनल जो पेजेस हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट में लॉकडाउन हो गया था, मेरे पास नहीं है, इसलिए अब मैं उनकी पीडीएफ बना करके भी आपको नहीं दे पाऊंगा। जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ही आ पाएगा अब तो, लेकिन आपको इंस्टीट्यूट दे देगा। जो पिछले जेईएन का बैच था उसमें मिला था, तो आपको क्यों नहीं मिला है, मिलेगा तो आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रजामंडल वाला, तो वो मैं आज ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन वाला पीडीएफ भी और ये प्रजामंडल वाला पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। भाई जो चीज मेरे पास में है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। अब वो नहीं है पीडीएफ मेरे पास, तो बताइए मैं कहां से दूंगा। चलिए खैर, अब देखिए यहां पर जब ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ था तो हम देखते हैं कि यहां पर 19 प्रोविंसेस थी, 19 रियासतें थी, ठीक है, और 3 ठिकाने थे। और एक था चीफशिप, इंग्लिश में कहते हैं चीफशिप और हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है कि भाई पहले पढ़ लो, धनाधन मैसेज आए जा रहे हैं मेरे पास में, तो मुझे भी डिस्टरबेंस हो रहा है, बाद में भेज देना। जब बार बार वो वाइब्रेट कर रहा है तो मुझे लग रहा है आप लोग ही होंगे जो भेज रहे हैं कि सर मुझे पीडीएफ भेजो, मुझे पीडीएफ भेजो। 9 बजे के बाद आराम से तसल्ली से कर लेना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, घूं घूं कर रहा है, वो मेरा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। चलिए, अब देखिए 19 रियासतें थी, कौन कौन सी रियासतें थी वो हम देखेंगे इंटीग्रेशन के समय। 3 ठिकाने थे वो भी हम देखेंगे इंटीग्रेशन के समय। एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि अंग्रेज जहां पर खुद अपना शासन चलाते थे, ये किसी शासक के अधीन नहीं था। ये अजमेर मेरवाड़ा जो था ये केंद्र के अधीन था, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजों का यहाँ पर मुख्यालय था, ठीक है। तो इस तरीके से ये 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन सब को यूनाइट करके जो इंटीग्रेशन किया गया उसी को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके। चलिए, अब आप कहेंगे कि सर ये ठिकाना जो आपने बताया था, आप कह रहे थे कि ठिकाना वो होता है जो एक राज्य का पार्ट होता है, यानी एक जो प्रोविंस है या एक जो प्रिंसली स्टेट है वो बहुत सारे ठिकाने में डिवाइडेड होता था। तो यहां पर 19 रियासतों में 3 ही ठिकाने कैसे पॉसिबल हैं? हाँ, 3 रियासतों में 19 अगर ठिकाने होते तो बात कुछ समझ में आ सकती थी, लेकिन ये उल्टा कैसे? मेरे ख्याल में ये शायद क्वेश्चन आपको क्लिक किया होगा मे बी, तो इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये जो ठिकाने हैं, 3 ठिकाने जो हैं, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, ये 3 ठिकाने थे। ये जो ठिकाने हैं ये उन ठिकानों से डिफरेंट थे, अलग थे,
ये 19 रियासतें हैं, इनमें से मान लीजिए ये कोई एक रियासत है, ये छोटे छोटे आपके ठिकानों में इस तरीके से डिवाइडेड है मान लीजिए, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे ठिकाने हैं। तो ये जो ठिकाने हैं ये तो हुए इस रियासत के पार्ट, लेकिन ये जो 3 ठिकाने हैं ये किसी रियासत के अंडर नहीं थे, किसी भी रियासत के अधीन नहीं थे, ये स्वतंत्र थे, लेकिन इन्हें वो प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए थे जो रियासत के शासकों को अंग्रेजों ने दिए थे। ये कहने को तो ठिकाने हैं, लेकिन ये ठिकाने जो 3 के ठिकाने की हम बात करें, लावा, कुशलगढ़ और नीम राणा, ये किसी रियासत का पार्ट नहीं थे, ये फ्री थे। यहां के जो ठिकानेदार थे, यानी कि यहां के जो रूलर्स थे ठिकाने के, वो अपने आप में स्वतंत्र थे। रियासतों के जो शासक होते थे उनको तोपों की सलामी दी जाती थी, जैसे हमने कोटा रियासत में पढ़ा, राम सिंह सेकंड की जो तोपों की सलामी 17 से घटा के 13 कर दी गई थी, ठीक है। तो उनको सम्मान देने के लिए क्या किया जाता था, तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन ठिकाने के जो शासक होते थे वो अधिकारी नहीं थे तोपों की सलामी के, यानी कि अंग्रेज उनको तोपों की सलामी नहीं देते थे। ये ठिकाने रियासतों की तरह स्वतंत्र थे, लेकिन इतना लंबा चौड़ा इनका एरिया नहीं होता था, ये छोटे थे, इतने छोटे थे कि इनको रियासत नहीं कहा जा सकता था, इसलिए इनको ठिकाना कह दिया था। आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा इन 3 ठिकानों का, और रियासतों के जो ठिकाने थे उनमें क्या डिफरेंस था। अब जैसे कुशाल सिंह चंपावत थे, तो उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने जब रिवोल्ट किया तो तखत सिंह ने उनकी जागीर को जब्त कर लिया, लेकिन ये ठिकाने अपने आप में फ्री हैं, कोई इनको जब्त नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम बात करें कुशलगढ़ की, तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा प्रिंसली स्टेट के अंदर एक स्वतंत्र ठिकाना था। तो बांसवाड़ा ये नहीं कह सकता था कि साहब ये मेरा प्रिंसली मेरा ठिकाना है, मैं इसको जब्त कर लूं या मेरे अंदर मिला लूं, नहीं, ये स्वतंत्र था, ठीक है। तो लावा जो था, जो प्रेजेंटली आपके टोंक में है, वो जयपुर राज्य की एरिया में आता था, लेकिन फ्री था। आई थिंक अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है सर? का, ऑफ, राजस्थान, राजस्थान एकीकरण, इंटीग्रेशन, राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, देखिए सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है। एकीकरण का मतलब है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब है एकीकरण, ठीक है। चलिएगा अब हम बात करते हैं कि इनका किस तरीके से इन 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश का कैसे इंटीग्रेशन हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लें कि राजस्थान अस्तित्व में कैसा है, कैसे नाम था इसका, क्या कुछ था, ठीक है भाई। चलिएगा अब देखिए, अगर हम कहें कि राजस्थान का नाम जो है वो राजस्थान किसने दिया, या फिर उससे पहले जो नाम था हमारा राजपूताना, वो किसने दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन से पहले जो ये बातें हैं इनको जरा हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान जो एरिया जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं, इसको एक नाम दिया गया था। सबसे पहले नाम जो दिया गया था वो राजपूताना दिया गया था, क्योंकि यहां पर राजपूत शासक थे और राजपूतों का शासन होने के कारण इसको कहा गया राजपूताना, ठीक है। अब किसने कहा, तो देखिए एक अंग्रेज विद्वान थे जॉर्ज थॉमस, इन्होंने ये नाम दिया था। कब दिया था? 1800 में दिया था, ठीक है। जॉर्ज थॉमस थे जिन्होंने सबसे पहले
ये राजस्थान जो एरिया है जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं, इसको कहा राजपूताना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद आए आपके कर्नल जेम्स टॉड। एक अंग्रेज अधिकारी थे जो कई जगह एज अ पॉलिटिकल एजेंट भी रहे, और इन्होंने पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा था, एक फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इन्होंने पूरा अध्ययन किया, जितनी भी बुक्स वगैरह थी, और कई जगह ये गए राजस्थान में, और वहां के जो कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर इंस्क्रिप्शंस हैं, उन सबको इन्होंने देखा और स्टडी की, एक डीप स्टडी की। और डीप स्टडी करने के बाद इन्होंने एक बुक लिखी जो कि राजस्थान का प्रथम व्यवस्थित इतिहास है। ठीक है, और वो थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक इन्होंने लिखी, और इस बुक का दूसरा नाम भी है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, और उस दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इसका सेकंड नेम है। देखिए, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यहां कह रहा है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न, यानी कि इंडिया के संदर्भ में कह रहा है। यहां पर राजपूत स्टेट जो थे, एक तो सेंट्रल प्लेस में थे, यानी कि मध्य प्रदेश वगैरह, ठीक है, एंड वेस्टर्न, यानी वेस्टर्न पार्ट जो कि राजस्थान वाला था। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, जो राजपूत रियासतें थी, किसकी? ऑफ इंडिया। ये इसका सेकंड नेम है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन्होंने सबसे पहले नाम जो दिया, हाँ, इनका देखिए, झूठ तो क्या, इनका असल में जो सोर्सेज थे वो यहां पर जो ग्रंथ वगैरह थे वो सब थे। इन्होंने ऐसा कोई खास रिसर्च नहीं किया था, तो इसलिए इनकी जो बुक्स है उनमें बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन फिर भी पहला जो एक सिस्टमैटिक हिस्ट्री जो होनी चाहिए, पहले भी इतिहास लिखे गए लेकिन वो सिस्टमैटिक नहीं थे, तो इन्होंने एक सिस्टमैटिक हिस्ट्री जो लिखी राजस्थान की, वो फर्स्ट हिस्ट्री थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। हालांकि इनकी सारी बातों पर जो एज इट इज था उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बाद में फिर इन्होंने जो कुछ लिखा उस पर रिसर्च हुआ और उसको फिर जो है संशोधित किया गया कि कर्नल जेम्स टॉड। अब जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि महाराणा प्रताप, आगे हम पढ़ेंगे, तो महाराणा प्रताप ने एक लेटर लिखा था अकबर को कि साहब मैं आपके अंडर आने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं उसकी बेटी थी जो घास की रोटी खा रही थी और वो उसको छीन करके जो बिलाव था वो उसको छीन करके भाग गया था। तो अपनी बेटी को रोता हुआ जब देखा इन्होंने, तो इनको लगा कि यार अब बेकार है, अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो वो ये बेटी बताते हैं, जबकि वास्तव में था बेटा। तो यहां पर इन्होंने बेटी लिखा, तो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने एक अपना पूरा जो ब्यौरा था वो दिया, और तब उन्होंने संशोधित करके लिखा कि कर्नल टॉड पुत्री बताते हैं लेकिन वास्तव में वो पुत्र था। मैं एक सिंपल उदाहरण बताया आपको। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड की खरी नहीं उतरती हैं, लेकिन फिर भी पहला जो सिस्टमैटिक हिस्ट्री है वो इन्होंने ही दिया था। क्लियर? चलिए भाई, अब देखिए, इन्होंने जो नाम दिया वो दिया राजस्थान, रायथान या राजस्थान। जो नाम पहली बार दिया गया, जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं, वो नाम दिया गया था कर्नल जेम्स टॉड ने। देखिए
बुक में दिया हुआ है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, नाम ही दिया हुआ है ना राजस्थान, तो राजस्थान नाम सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। क्लियर? यहां तक मेरी ख्याल बात समझ में आ गई होगी। लिखिएगा कि वर्तमान राजस्थान क्षेत्र को सर्वप्रथम, वर्तमान राजस्थान क्षेत्र को सर्वप्रथम सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजपूताना नाम दिया। जॉर्ज थॉमस ने, सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजपूताना नाम दिया। इन 1800, 1800 में, इन 1800 the present region of Rajasthan the present area of Rajasthan present area of Rajasthan of Rajasthan was given first of all was given area of Rajasthan was given name, ऐसे ऐसे लिखेगा, was given name as Rajputana, as Rajputana by George Thomas. I think जॉर्ज में भाई जी आएगा, सॉरी, आई थिंक सेंटेंस बन गया भाई, शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। इन 1800 the area of Rajasthan, first of all the area of Rajasthan was given first of all name Rajputana by George Thomas. By George Thomas. कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ब्रैकेट में लिखेगा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में इस क्षेत्र को सर्वप्रथम राजस्थान नाम दिया। राजस्थान अथवा रायथान नाम दिया। GEO, हाँ भाई जॉर्ज, मैंने क्या लिख दिया, ओ गॉर्ज कर दिया भाई, GEOR, ये है भाई जॉर्ज, वो गॉर्ज हो गया। Colonel James Todd firstly named this area, Colonel James Todd named this area, firstly named this area as Rajasthan or Rayathan, firstly named this area
or region as Rajasthan or Rayathan. In his book Annals and Antiquities of Rajasthan, Annals and Antiquities of Rajasthan, ब्रैकेट में लिखेगा अदर नेम इज द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया. Colonel James Todd was the first one to use the name Rajasthan or Rayathan in his book. हाँ ठीक है, ये लैंग्वेज भी सही है. यह राजस्थान के इतिहास नहीं, यह राजस्थान के यह राजस्थान का प्रथम व्यवस्थित इतिहास था. यह राजस्थान का प्रथम व्यवस्थित इतिहास था. इससे पहले कोई राजस्थान बोलता नहीं था. नहीं भाई, इससे पहले नाम नहीं आया या कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है. हाँ, ऐसा कहीं हमें नहीं मिलता है भाई, ठीक है ना, ऐसा कहीं नहीं मिलता. उससे पहले राजपूताना आया, फिर उसके बाद में राजस्थान या राजस्थान आया. तो लिखेगा इट वॉज द फर्स्ट सिस्टमैटिक, it was the first systematic history of Rajasthan. ठीक है भाई, ये बात हुई आपके कि राजस्थान या नाम जो था किसने दिया, राजपूताना दिया, राजस्थान दिया, राजस्थान दिया, किसने दिया. ठीक है, ये एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि इसका दूसरा नाम निम्न में से क्या है. तो ये आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, चलिएगा. अब देखिए 1947 में भारत सरकार ने रियासत विभाग की स्थापना की. ठीक है, प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट. और उसका रियासत विभाग का काम था कि अलग अलग जो रियासतें हैं उनको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, उनको एकीकरण कीजिएगा उनका. और इसका जो मंत्री बनाया गया इस विभाग का, वो बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को. और इनके जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वो थे वीपी मेनन. और इसका काम यही था कि आप इन सबको, रियासतों को इंटीग्रेट कीजिए. तो इस इंटीग्रेशन के लिए भारत की जितनी भी अलग अलग रियासतें थी, उनको इंटीग्रेट करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी भाई? देखिए, दरअसल क्या था कि माउंटबेटन, जो कि हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, जब यहां पर बहुत ज्यादा मारकाट मची हुई थी, हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे थे, कोई उपाय सूझ नहीं रहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर वायसराय बनकर आए और उन्होंने एक अपनी जो एक रिपोर्ट दी स्टडी करने के बाद, वो कहलाती है माउंटबेटन योजना. उसमें उन्होंने प्रावधान दिया कि भाई अगर भारत को बचाना है तो सिर्फ एक ही उपाय है कि इसके दो टुकड़े कर दिए जाएं, भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बना दिए जाएं. मुस्लिम चाह रहे हैं कि हमारा अलग से देश हो, पाकिस्तान, हम वहां रहेंगे, तो दे दिया जाए. ठीक है, ये माउंटबेटन योजना में देखिए वायसराय का टाइम पीरियड कितना होता था. अब ये क्यों पूछ रहे हो आप, ये हमारे उसमें एरिया में नहीं, पर चलिए बता देता हूं. वायसराय का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता था.
ठीक है। जब तक गवर्नमेंट चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो वायसराय बन सकता था। हो सकता है कि एक दिन में बुला ले, हो सकता है 2 साल में बुला ले, हो सकता है 3 साल में बुला ले, ऐसा कोई फिक्स वायसराय का पीरियड नहीं होता था, ठीक है। और जब हमें आजादी मिली तब तक वो वायसराय का ही पद था, यानी कि वो होता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, जो वायसराय होता था। शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो गवर्नर जनरल कहलाता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में एक एक्ट आया और उसके तहत क्या किया गया, गवर्नर जनरल के साथ साथ उसको वायसराय भी कहा जाने लगा, ठीक है। वायसराय एंड गवर्नर जनरल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खत्म कर दिया गया था। उसके बाद में सीधा ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया था। पहले वो कंपनी चला रही थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद ने ले लिया था। तो इसलिए गवर्नर जनरल जो था वो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। चलिएगा, चलिए रमनदीप जी, ये फिर ठीक है, ये बाद की बातें हैं या फिर आपके इंडियन हिस्ट्री की बातें हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, क्या रीजन रहा, क्यों किस तरह का, खैर उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। तो उसमें एक प्रोविजन ये भी था कि जो रियासतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो फ्री रहे, ये प्रोविजन था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हैदराबाद स्टेट चाहे, उस समय एक प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद, कि वो चाहे तो फ्री रह सकता है। अब आप समझिए कि इंडिया जो बना हुआ है पूरा का पूरा, उसमें बीच में एक फ्री रियासत रह रही है, कैसे पॉसिबल था, ठीक है। अगर सभी जो है फ्री हो जाते तो दिक्कत हो जाती। आगे हम देखेंगे जोधपुर और आपका जैसलमेर, सॉरी जोधपुर और बीकानेर, ये जो हैं मिलना चाहते थे पाकिस्तान में, तो दिक्कत खड़ी हो जाती। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और उसके जो मंत्री बने थे, जो मिनिस्टर थे, उसके थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके सचिव बनाए गए वीपी मेनन, ठीक। लिखिएगा 1947 1947 में भारत सरकार ने 1947 में भारत सरकार ने रियासत विभाग की स्थापना की, रियासत विभाग की स्थापना की। इन 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंडेड और इस्टेब्लिश्ड प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट, रियासत विभाग, दोनों ही लिखिएगा, रियासत विभाग और प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट। इस विभाग के प्रथम मंत्री, इस विभाग के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस विभाग के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। सचिव वीपी मेनन को बनाया गया, ठीक है। इसी विभाग ने फिर क्या किया है, पूरे राजस्थान को, न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे भारत की रियासतों को इंटीग्रेट किया है, ठीक है। चलिएगा, बिल्कुल, लोह पुरुष, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकीकरण से पहले, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा, एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश
अजमेर मेरवाड़ा स्थित थे। अजमेर मेरवाड़ा स्थित थे। There was 19 princely states. There was 19 princely state, 3 ठिकानास and 1 चीफ शिप। चीफ शिप कहते थे भाई इसको, प्रिंस जो केंद्र शासित प्रदेश, और 1 चीफ शिप अजमेर मेरवाड़ा। situated in Rajasthan area. There were 19 princely states, 3 ठिकानास and 1 chief ship Ajmer Merwada, situated in Rajasthan area. अब सबसे बड़ी एरिया वाइज अगर हम देखें, सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी, तो वो थी मारवाड़ या जोधपुर। सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ या जोधपुर। द लार्जेस्ट स्टेट मारवाड़ और जोधपुर। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट शाहपुरा। सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट वो थी आपकी शाहपुरा। प्राचीनतम ओल्डेस्ट मेवाड़। प्राचीनतम ओल्डेस्ट मेवाड़। नवीनतम या लेटेस्ट स्टेट वॉज झालावाड़। नवीनतम और लेटेस्ट स्टेट वॉज झालावाड़। तो ये आपकी प्राचीनतम, नवीनतम, सबसे बड़ी, सबसे छोटी रियासतों की बात थी। अब देखिए इंटीग्रेशन जो हुआ हमारे राजस्थान का, वो स्टेप बाय स्टेप हुआ और 7 स्टेप्स हमें दिखाई देते हैं। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। देखिए बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो बुक्स में देखो आपको चरण जो है 7 भी मिल जाते हैं, 5 भी मिल जाते हैं, 6 भी मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सिस्टमैटिक वे में देखें तो वास्तव में 7 चरण थे, 7 स्टेजेस वर देयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, कितनी स्टेजेस थी राजस्थान के इंटीग्रेशन में, तो 7, तो 7 चरणों में हुआ था। तो लिखिएगा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान was completed in 7 stages. The integration of Rajasthan was completed in 7 stages. रिपीट करना है क्या भाई? रिपीट कर देता हूं। देखिए सबसे बड़ी, एक बार वापस टैली कर लीजिए, सबसे बड़ी लार्जेस्ट मारवाड़ या जोधपुर, स्मॉलेस्ट शाहपुरा, ओल्डेस्ट मेवाड़, लेटेस्ट झालावाड़। अब हम चलते हैं अलग अलग जो हमारे चरण हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट चरण है, फर्स्ट स्टेप जो था वो था मत्स्य यूनियन और मत्स्य संघ। मत्स्य यूनियन
और मत्स्य संघ। अब देखिए जो मत्स्य संघ है, हाड़ौती रियासत अलग से नहीं थी भाई। झालावाड़ हाड़ौती एरिया है प्रेजेंटली, हाड़ौती रियासत कोई अलग से नहीं थी। हाड़ौती एरिया में दो रियासतें थी। पहले बूंदी थी, उससे अलग हुई कोटा, और फिर लास्ट में बनती है झालावाड़। ठीक है, तो हाड़ौती एरिया है, ना कि प्रिंसली स्टेट। ठीक है भाई, आपकी समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए, तो मत्स्य संघ। अब देखिए इसमें जो है 4 प्रिंसली स्टेट्स और एक ठिकाने को इंटीग्रेट किया गया। अब कौन कौन से थे? तो वो थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और करौली रियासतें। और नीम राणा ठिकाना। इनको इंटीग्रेट किया गया और इसको नाम दिया गया मत्स्य संघ। अब इसको जो मत्स्य संघ नाम दिया गया, मत्स्य जो नाम दिया गया, वो के.एम. मुंशी थे, उनकी सलाह पर इसका नाम रखा गया, इस यूनियन का नाम रखा गया मत्स्य संघ। क्यों? देखिए हम देखते हैं, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हम देखते हैं सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, इसके बाद में वैदिक एज हम पढ़ते हैं, देन महाजनपद एरा भी पढ़ते हैं। महाजनपद यानी कि जो बड़े बड़े कुछ नॉर्थ इंडिया में हम कह सकते हैं राज्य थे जिनको महाजनपद कहा जाता था। तो उन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद था मत्स्य महाजनपद, और मत्स्य महाजनपद का जो एरिया था वो यही था आपका अलवर, भरतपुर और आसपास का एरिया। यहां पर मत्स्य महाजनपद था। तो मत्स्य महाजनपद पहले यहां पर था। हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने कहा कि इसका नाम रखा जाना चाहिए मत्स्य यूनियन। तो उन्हीं के सलाह पर बिल्कुल। हाँ, के.एम. मुंशी का पूरा नाम कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी था भाई, बिल्कुल सही है। चलिएगा, अब हम आगे बढ़े जरा। लिखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों तथा नीम राणा ठिकाने का तथा नीम राणा ठिकाने का विलय किया गया। नीम राणा ठिकाने का विलय किया गया। के.एम. मुंशी की सलाह पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली princely states and नीम राणा ठिकाना was integrated. अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली states and नीम राणा ठिकाना was integrated. अब देखिए इसका जो ABCD के हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं इसको।
अब इसका जो इनोग्रेशन किया गया, जब ये यूनियन बना है, इसका जो इनोग्रेशन किया गया वो किया गया 18 मार्च 1948 को। ठीक है, अब लिखिएगा उद्घाटन 18 मार्च 1948। इनोग्रेशन जो हुआ है, इनोग्रेशन ऑन 18 मार्च 1948 एंड इनोग्रेटेड बाय एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, एन.वी. गॉडगिल, ये इन्होंने इनोग्रेशन किया था। देखिए, ये भारत सरकार के मंत्री थे और मिनरल्स एंड पावर मिनिस्टर थे, ये खनिज और विद्युत मंत्री। तो इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है सीधा सीधा मत्स्य संघ में निम्न में से किसका विलय नहीं किया गया, किसका विलय किया गया, ऐसे करके पूछता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, इनोग्रेशन डेट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इनोग्रेटेड बाय, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं अलग अलग जो डेजिग्नेशन थे यहां पर कौन कौन से थे। हाँ, अब बात आती है इसकी कैपिटल क्या बनाई गई। देखिए, संघ बना तो इसकी राजधानी जो बनाई गई वो बनाई गई थी अलवर। हालांकि इसका उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ फोर्ट में, लेकिन इसकी कैपिटल जो बनाई गई थी इस यूनियन की, इस पूरे यूनियन की, वो थी अलवर। तो लिखेगा राजधानी अलवर, राजधानी अलवर, कैपिटल वाज अलवर। ठीक है, अब अलग अलग डेजिग्नेशन कौन कौन से थे। तो पहला आप लिख सकते हैं राज प्रमुख, इंग्लिश में भी राज प्रमुख ही लिखिएगा। रूलर ऑफ धौलपुर उदय भान सिंह, धौलपुर के शासक उदय भान सिंह। देखिए, यहां पर जो इंटीग्रेशन जो हुआ है वहां पर शासकों को भी तवज्जो दी गई है, क्योंकि शासकों को ही मना करके ये इंटीग्रेशन हुआ था, वरना वो तो स्वतंत्र भी रह सकते थे, एक प्रोविजन था। तो इसलिए उनको कैसे भी करके दुलार कर, पुचकार कर, डांट कर, डपट कर, टेंटवे पे अंगूठा रख के जैसे भी किया, वैसे उनको जो है इंटीग्रेशन के लिए राजी किया गया था। तो इसलिए उनको जो सर्वोच्च पद था वो देना जरूरी था, तो राज प्रमुख। लेकिन वो जो पद होता था राज प्रमुख का पद, वो नाम मात्र का पद था, जैसे कि आजकल राज्यपाल गवर्नर का होता है, इसी तरीके से राज प्रमुख। कहने को वो सर्वे सर्वा है, जैसे राष्ट्रपति, हमारा भारत का जो सर्वे सर्वा है वो राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है, प्राइम मिनिस्टर में। तो ऐसे ही राज प्रमुख पद था, तो राज प्रमुख पे लिखिएगा राज प्रमुख धौलपुर के शासक उदय भान सिंह, धौलपुर के शासक उदय भान सिंह, रूलर ऑफ धौलपुर उदय भान सिंह। देन प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो जनता का नेता होता था उसको प्रधानमंत्री पद दिया जाता था। ठीक है, अब यहां पर आप कंफ्यूज मत करना, प्रधानमंत्री तो पूरे भारत का होता है, यहां पर इस यूनियन का जो पब्लिक लीडर था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, और जो फॉर्मल लीडर जो होता था उसको कहते थे राज प्रमुख। ठीक है, तो लिखेगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। टेटवा नहीं समझते, ये होता है ना, ये यहां पर की तरह टेटवा दबा दूंगा, टेटवा इसको कहते हैं। ठीक है, कंठ। उस समय तो नहीं थे भाई, चलिएगा, उस समय ये विद्युत मंत्री और आपके ये कौन सा बताया था मैंने, पावर मिनिस्टर थे, और एक और था बताया था ना, क्या था, दिमाग से निकल गया। चलिए शॉर्ट में रिपीट कर दूं एक बार, तो
ये आपके इंटीग्रेटेड किए गए इन सबको। डेट है आपके 18 मार्च 1948। इनोग्रेटेड बाय एनवी गॉडगिल। राज प्रमुख जो बने हैं वो बने हैं उदय भान सिंह, उदय भान सिंह राज प्रमुख, और शोभा राम कुमावत। ये बने हैं आपके प्रधानमंत्री। ये हुआ इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन। अब देखिए दूसरा इंटीग्रेशन जो हुआ उसको कहा गया राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ। अब देखिए इसमें कौन कौन सी रियासतों का विलय किया गया, तो आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, और थोड़ा हम नीचे चलते हैं तो आपका बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। ठीक है, और कुशलगढ़ ठिकाना, ये हमारा प्रेजेंटली एक तहसील है, और राजस्थान की जो साउथ मोस्ट तहसील है वो कुशलगढ़। ये कुशलगढ़, नीमराना तो उस समय था और प्रेजेंटली हम देखें तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और कुशलगढ़ प्रेजेंटली बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर रियासतों और कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किया गया। इन सब का क्या किया गया भाई, विलय किया गया, और बन गया आपका राजस्थान संघ। ठीक है, 12 कोई भी वो नहीं था भाई, बारह कोई ठिकाना नहीं था। 12 तो बाद में बना है एक जिला, 12 ठिकाना नहीं था भाई। ठीक है, जो जो ठिकाने हैं उन सबको आप नोट डाउन करते चलें। इसकी राजधानी रखी गई कोटा, इसकी कैपिटल जो है राजधानी वो रखी गई कोटा। ठीक है, और इसकी जो हमें डेट मिलती है इनोग्रेशन की वो है 25 मार्च 1948। 25th March 1947 it was inaugurated on 25th March 1948। और जो आपके वो थे क्या कहते हैं उद्घाटन करता, वो वापस वही थे एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल ये इसके इनोग्रेशन करता थे, इनोग्रेशन इन्होंने किया था। और हाँ, अब बात आती है राज प्रमुख। राज प्रमुख बनाया गया कोटा के शासक थे महाराव भीम सिंह। कोटा के शासक थे महाराव भीम सिंह, इनको बनाया गया राज प्रमुख।
ठीक है, यहां पर एक समस्या ही, शासक जितने भी थे उनको कोई ना कोई पद दे करके संतुष्ट करना जरूरी था। तो यहां प्रॉब्लम ये आ गई कि जो वो थे आपके क्या नाम था, डूंगरपुर के जो शासक थे, डूंगरपुर के नहीं, बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह। उन्होंने कहा मुझे भी कोई पद चाहिए। तो यहां पर एक और पद जो है मिलता है हमें, जिसको हम कह सकते हैं सीनियर डेप्यूटी राज प्रमुख। सीनियर यानी कि वरिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख पर बैठा दिया गया बहादुर सिंह को। डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने कहा मुझे भी कोई पद चाहिए भाई, मैं भी बैठूंगा किसी पद पर। तो क्योंकि वो बूंदी से थोड़ा सा नीचे थे, इसलिए उनको जूनियर डेप्यूटी राज प्रमुख पर बैठा दिया गया, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो इस तरीके से यहां पर इन दोनों को भी पद देकर के संतुष्ट किया गया। तो यहां पर वरिष्ठ सीनियर उपराज प्रमुख, सीनियर डेप्यूटी राज प्रमुख, ठीक है, ये बनाया गया। बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह। ठीक है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह को, और कनिष्ठ जूनियर डेप्यूटी राज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, ये बनाया गया आपके लक्ष्मण सिंह। ये डूंगरपुर के शासक थे। बहादुर सिंह बूंदी के थे। ठीक है भाई, तो राजप्रमुख बन गए कोटा के महाराव भीम सिंह, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बन गए बहादुर सिंह, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख यानी कि जूनियर, अगर हम कहें कि डेप्यूटी राज प्रमुख, वो बने हैं आपके लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के शासक। अब हम बात करें जरा प्राइम मिनिस्टर कौन बने, तो गोकुल लाल आसावा प्रधानमंत्री। गोकुल लाल आसावा ये बनते हैं आपके प्रधानमंत्री। मत्स्य यूनियन और राजस्थान यूनियन कौन से फोर्ट में हुआ था? मत्स्य यूनियन का जो उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था आपका लोहागढ़ फोर्ट में, और राजस्थान यूनियन जो है ये आपका कोटा में ही हुआ था। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर क्योंकि हर तरीके से कैसे भी साम दाम दंड भेद क्या किया गया है, यहां के शासकों को साइन करवाया गया है। ठीक है, तो बांसवाड़ा के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह, जब उन्होंने साइन किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। ये जो विलय पत्र है ये और कुछ नहीं है, मेरा मृत्यु पत्र है, मेरा डेथ वारंट है, क्योंकि इसके बाद में शासन तो हो गया समाप्त। तो उनको मालूम था कि शासन समाप्त तो हमारी मृत्यु, यानी कि गद्दी से इतना ज्यादा प्यार था राजाओं को कि गद्दी नहीं तो मौत के बराबर है। तो ये हमें स्टेटमेंट मिलता है बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह का। ठीक है, तो नीचे आप लिखेगा बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह, डैश करके लिखेगा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह
बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह, उन्होंने क्या कहा, लिखेगा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। रूलर ऑफ बांसवाड़ा चंद्रवीर सिंह, आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट, आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। ठीक है, ये हुआ भाई आपका राजस्थान यूनियन। अब हम आते हैं तीसरे चरण पर। देखिए, इधर अगर हम ईस्टर्न साइड में देखें तो जो ईस्टर्न राजस्थान है वो इंटीग्रेटेड हो चुका है एज अ मत्स्य यूनियन। ठीक, इधर दूसरा जो यूनियन बना है राजस्थान यूनियन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा साउथ ईस्ट पोर्शन है राजस्थान का और कुछ कुछ साउथ पोर्शन, वो कंप्लीट हो चुका है इंटीग्रेशन में। दो यूनियन हमारे बन गए। अब अगर मेवाड़ को मिला लिया जाए तो साउथ राजस्थान का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता। तो अब देखा गया मेवाड़ की तरफ, तो वहां पर थे फतेह सिंह शासक। तो फतेह सिंह को कहा गया कि भाई आप अब ऐसा कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। तो फिर मेवाड़ को इंटीग्रेट किया गया किसमें, राजस्थान संघ में। मींस अगला जो हमारा बनता है वो है संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड राजस्थान। अगला जो संघ बनेगा तो यूनाइटेड राजस्थान इज इक्वल टू राजस्थान यूनियन प्लस मेवाड़। अभी देखिए, ये जो राजस्थान संघ है इसमें मत्स्य संघ विलय नहीं किया गया है। मत्स्य संघ अलग से एक यूनियन बन करके बैठा हुआ है। यहां पर अलग से एक यूनियन बन गया है राजस्थान यूनियन। इस राजस्थान यूनियन में क्या किया गया, मेवाड़ को, यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में मेवाड़ और ऐड कर लिया गया। तो फिर अब राजस्थान संघ हो गया खत्म और नया जो यूनियन बना है उसको हमने नाम दिया यूनाइटेड राजस्थान या संयुक्त राजस्थान। आई थिंक बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेवाड़ के भूपाल सिंह, हाँ भूपाल सिंह शासक थे। चलिए भाई, अब हम देख लेते हैं अगला यूनियन। थर्ड वन इज संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड राजस्थान। अगला जो संघ है वो है तीसरे नंबर का संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड राजस्थान। ठीक है, तो इसमें लिखेगा राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय किया गया। राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय किया गया। राजस्थान यूनियन वॉज इंटीग्रेटेड, नहीं सॉरी, मेवाड़ वॉज इंटीग्रेटेड इन राजस्थान यूनियन। मेवाड़ वॉज इंटीग्रेटेड इन राजस्थान यूनियन। ठीक है, और जो हमें इनॉग्रेशन डेट मिलती है वो है आपकी 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948, and the person who inaugurated this union was Jawaharlal Nehru. Inaugurated by Jawaharlal Nehru. 18th April 1948, inaugurated by Jawaharlal Nehru. And the capital was Udaipur. राजधानी हो गई आपकी उदयपुर। उदयपुर राजधानी थी। अब देखिए, इसमें जो अलग अलग जो डेजिग्नेशंस थे उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो
हमें डेजिग्नेशन दिखाई दे रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, राज प्रमुख, नो डाउट कोटा का जो शासक थे उनसे ज्यादा स्ट्रांग थे आपके भूपाल सिंह, मेवाड़ के शासक, इसलिए उनको राज प्रमुख बनाना जरूरी था। तो इसलिए राज प्रमुख पर मेवाड़ के शासक थे रूलर ऑफ मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। ठीक है, अब भीम सिंह का क्या हुआ? तो भीम सिंह का हुआ डिमोशन, क्योंकि उनको भी पता था कि यहां पर मुझे राज प्रमुख का पद नहीं मिल सकता, इसलिए उनको बैठा दिया गया वरिष्ठ उपराज प्रमुख पर, उनका हुआ डिमोशन। ठीक है, तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख ये किसको बनाया गया? वही आपके भीम सिंह को, महाराव भीम सिंह। भीम सिंह का हो गया डिमोशन। तो अब वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह बैठ गए, कोटा के शासक। उन्होंने कहा साहब मैं कोटा का शासक हूं, मैं बूंदी के शासक के साथ नहीं बैठूंगा, हम इनसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, इसलिए अब देखिए आपस में लड़ने मरने के कारण ये जो इनकी दुर्गति हुई, तो इसलिए आपके बहादुर सिंह का भी डिमोशन किया गया और उनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख के पद पर बैठा दिया गया लक्ष्मण सिंह के साथ। ठीक है, तो यहां पर जूनियर उपराज प्रमुख पर बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह पहले से बैठे हुए इस पद पर, तो ये इस पद पे बैठ गए। ठीक है भाई, तो राज प्रमुख बन गए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, वरिष्ठ उपराज प्रमुख सीनियर डेप्यूटी राज प्रमुख वाज भीम सिंह एंड जूनियर डेप्यूटी राज प्रमुख वाज बहादुर सिंह एंड लक्ष्मण सिंह, दोनों हो गए। ठीक है, टाइम की बात करें तो 2 मिनट हैं अभी। ठीक है भाई, इस तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, थर्ड इंटीग्रेशन। अब हाँ, एक चीज तो रह गई, माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया प्रधानमंत्री। ये वही माणिक्यलाल वर्मा है भाई जो हमें बिजोलिया किसान आंदोलन में दिखाई दिए थे। माणिक्यलाल वर्मा को बना दिया गया प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से हमारा जो ये तीसरा इंटीग्रेशन है ये होता है कंप्लीट। अब देखिए इधर पूर्वी राजस्थान में आपका बना हुआ है, बिल्कुल, तो इधर पूर्वी राजस्थान में मत्स्य संघ बना हुआ है अलग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर अब साउथ ईस्ट और साउथ राजस्थान का इंटीग्रेशन हो गया है कंप्लीट। तो हम कह सकते हैं कि इधर हम अगर पूर्वी साइड से नीचे की तरफ चलें तो इधर पूरा राजस्थान साउथ तक इंटीग्रेटेड हो गया है। अब 4 रियासतों की तरफ देखा गया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इनकी तरफ देखा गया कि अगर इनको इंटीग्रेटेड कर लेते हैं तो लगभग संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हो जाएगा। तो अब क्या किया गया, इस संयुक्त राजस्थान में ध्यान रखिएगा इसमें मिलाया गया है। मत्स्य संघ अभी भी अलग है, वो अपनी एक आइडेंटिटी बना के रखा हुआ है मत्स्य संघ के रूप में संयुक्त राजस्थान आने के बावजूद भी। तो संयुक्त राजस्थान में क्या किया गया, आपके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को क्या किया गया, विलय कर लिया गया। और अब संयुक्त राजस्थान में उनको मिला करके, जब उनको मिला, और लावा ठिकाना उसको मिला दिया गया, और जब संयुक्त राजस्थान में इसका हो गया आपका विलय, तो अब यह कहलाया वृहद राजस्थान। यानी कि
संयुक्त राजस्थान यानी यूनाइटेड राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर प्रिंसली स्टेट्स प्लस आपके लावा ठिकाना इज इक्वल टू वृहद राजस्थान। तो नया बन गया वृहद राजस्थान, और इसमें लगभग कंप्लीट राजस्थान, कुछ एक को छोड़ दीजिए, बाकी सारे राजस्थान का विलय हो चुका था। ठीक है, चलिए अब हम आज की क्लास को देते हैं विराम, क्योंकि आपकी अगली क्लास शुरू हो चुकी है। कल फिर मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।